हम्म, कौन सा पॉइंट था उसके बाद? कहाँ तक हुआ था रिपोर्टिंग का? मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड तक खत्म हो गया था ना, स्टेट्यूटरी ड्यूज भी तो हो गया था शायद। हाँ। अच्छा, उसके बाद कौन सा पॉइंट आता है? रीपेमेंट ऑफ लोन। देखो लोन में अगर तुम लोग को देखना है, 4 पॉइंट देखना है लोन में। क्या लोन का कॉमन यूज़ क्या है? अगर तुमने लोन लिया है तो लोन के लिए हम लोग क्या देखते हैं? पर्पज़, किस पर्पजेज़ के लिए तुम लोन ले रहा है वो देखना है। ठीक है। अच्छा, पर्पज़ के साथ साथ उसका यूटिलाइजेशन पीरियड देखना है। अभी तुमने लोन लिया है, कितना पीरियड के लिए लिया है, कितना साल के लिए लिया है, कितना किस पर्पजेज़ के लिए है, और तुम किस चीज़ में यूटिलाइज़ करेगा। घर खरीदने में यूटिलाइज़ करेगा या मशीन खरीदने में यूटिलाइज़ करेगा। बिजनेस के लिए लिया है तो मशीन खरीदने के लिए यूटिलाइज़ करेगा। तो वो तुमको देखना है। ठीक है, वो देखना है। और दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ क्या है? इसमें बोला है कि वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी और अ पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडीज एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर्स, इफ सो डिटेल्स विद द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट इन ईच केस। अच्छा, अगर कंपनी है, मतलब कौन? होल्डिंग। अगर होल्डिंग कंपनी है तो होल्डिंग कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी के भी आप पे लोन लेता है, वो तो सीधा सा बात है, क्योंकि होल्डिंग कंपनी खुद ही बॉस है। होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप पता है? फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप होता है। अब होल्डिंग क्या करता है? दूसरा दूसरा छोटा 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 कंपनीज खरीद लेता है या उसको एक्वायर कर लेता है। तो ऐसा होता है कि उसमें से 50% से ज़्यादा कंट्रोल किसका होता है? होल्डिंग कंपनी का होता है, जिसको पेरेंट कंपनी बोलता है। तो अगर वहाँ पे मीटिंग होता है, मीटिंग होने के बाद अगर वहाँ पे जो 50% डिसीजन जो होगा वो होल्डिंग कंपनी का होगा, 50% से ज़्यादा इक्विटी पार्टिसिपेशन होल्डिंग कंपनी का होगा, 50% से ज़्यादा जो एसेट एसेट का वो है वो होल्डिंग का होगा। मतलब समझ लो कि आधा कंट्रोल होल्डिंग का है और आधा कंट्रोल सब्सिडरी का है। तो अगर होल्डिंग कंपनी लोन लिया है तो क्यों लिया है? सब्सिडरी को चलाने के लिए लिया है। तो अगर ऐसा कुछ चीज़ है तो हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद और क्या बोला? वेदर द कंपनी हैज रेज्ड अ लोन ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ द सिक्योरिटीज इन द सब्सिडीज। अच्छा, अगर लोन लेगा तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उसके साथ साथ प्लेज का मतलब क्या होता है? प्लेज क्या होता है? बंधक, गिरवी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो सब्सिडरी का मोर्गेज। तो सब्सिडरी कंपनी क्या गिरवी रखेगा? अपना मालिक को ही रख देगा क्या गिरवी? अगर सब्सिडरी कंपनी लोन ले रहा है तो होल्डिंग कंपनी बोला भाई हमको खुद को गिरवी रख लो। अगर सब्सिडरी कंपनी अगर लोन नहीं देगा तो होल्डिंग कंपनी खुद ही गिरवी रखेगा क्या? क्या करेगा वो? जब पता है कि उसमें कंट्रोल उसी का है तो कुछ जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होगा सब्सिडरी कंपनी का उससे कुछ एक्वायर करेगा ना, उसका रिजर्व्स पे उसका प्रॉफिट्स पे हक तो होल्डिंग कंपनी का है। तो अगर कोई ऐसा एसेट्स है जो सब्सिडरी कंपनी का है तो उसके बिहाफ से वो खुद कोलेटरल रखेगा ना। सब्सिडरी कंपनी के कोलेटरल जाएगा और कुछ होल्डिंग का भी जाएगा, दोनों का बराबर जाएगा, एक का तो नहीं जाएगा। तो वो चीज़ देखना पड़ेगा हम लोगों को। अच्छा, अगर लोन का अगर कोई पेमेंट में ड्यूज़ नहीं दिया टाइम पे, अगर कोई लोन का लोन है तुम्हारे ऊपर और कंपनी ने लोन टाइमली नहीं दिया है तो उसका रिपोर्टिंग भी ऑडिटर करेगा कि कौन सा पीरियड तक कि भाई तुम पीरियड नहीं दे के रखा है। वो चीज़ देखना पड़ेगा उसके बाद। ठीक है। और क्या बोला है? आईपीओस। आईपीओस क्या होता है? यूटिलाइजेशन ऑफ आईपीओ। आईपीओस कब से आया था? मेरे हिसाब से जब कंपनीज एक्ट बना था 2013 के बाद आईपीओस आया है। उससे पहले तो आईपीओस था ही नहीं। उससे पहले कोई आईपीओस नहीं था। आईपीओस का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। देखो, कंपनी दो टाइप का ऑफर करता है। कंपनी जो है वो दो टाइप का ऑफर करता है। एक होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। ये फर्स्ट होता है और ये फर्दर होता है। एक होता है आईपीओस और एक होता है फर्दर पब्लिक ऑफर। तो सबसे पहले तो आईपीओस होता है, इनिशियल फर्स्ट आईपीओस होता है। तो हम लोग इसका जो वैल्यूएशन करता है ना, हम लोग इसका वैल्यूएशन करता है किसके बेस्ड पे? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पे। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस्ड पे। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि तुम्हारा जो ईपीएस है, थोड़ा एफएम का लॉजिक आएगा इसमें।
तुम्हारा जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, क्या होता है ईपीएस? ईपीएस का मतलब क्या होता है? ईपीएस का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स। मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? ईपीएस। ईपीएस मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जो ईपीएस प्राइस होता है वो क्या देगा? मार्केट कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन। अभी एफएम में पढ़ा होगा ना ईपीएस का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये जितना भी चीज़ है, इनिशियल और फर्दर पब्लिक ऑफर, ये हमेशा मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड है। और दूसरा चीज़ क्या होता है? इनका रिपोर्टिंग हम लोगों को सेबी को करना होता है। क्या देखना है? हम ऑडिटर क्या देखेगा? क्या इसका रिपोर्टिंग सेबी को हुआ है? क्या इसका जो क्या इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से हिसाब से हम लोग इसको इशू किया है या नहीं? ठीक है। अच्छा, इसका लॉक इन पीरियड भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। अब लॉक इन पीरियड क्या होता है? लॉक इन पीरियड क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा कितना कितना पीरियड तक हम लोग इसको इशू कर सकता है? लगभग कब तक इशू होता है? 3 to 10 वर्किंग डेज के अंदर। ठीक है, 3 to 10 वर्किंग डेज के अंदर। 3 to 10 वर्किंग डेज के अंदर में हम लोगों को आईपीओ इशू करना होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 3, उससे ज़्यादा 10, उससे उस पीरियड तक कोई आईपीओ इशू नहीं हो सकता। और इसमें क्या देखना पड़ता है हम लोगों को? और इसमें क्या देखना पड़ता है? इसका प्राइस निकालने का एक तरीका है। इसका एक प्राइस निकालने का एक तरीका है। क्या? जिसको हम लोग बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आई कांट गो मोर देन डैट बिकॉज ये सेबी एक्ट का पार्ट है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। अब इतना हमको इन डेप्थ नहीं जाना है, बस हम तुमको ये बता देता है इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होगा। सबसे पहले देखेगा ऑडिटर की क्या सेबी को इसका रिपोर्टिंग गया है या नहीं। लॉकिंग पीरियड देखा जाएगा, कितना डेज में ये इशू हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाएगा। इसका जो प्राइस निकालने का तरीका है, जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस हम लोग देखता है, वो हम लोग इसमें देखेगा। कितना शेयर होल्डर को आईपीओ इशू किया गया है वो सब देखेगा। फिर 6 मंथ्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा चीज़ जो होता है 6 मंथ्स का लिया जाता है। और इसका लॉक इन पीरियड कितना का होता है बताओ तो? 18 मंथ्स। मेरे हिसाब से 18 मंथ्स होता है इसका लॉक इन पीरियड। 18 मंथ्स का होता है, शायद 18 मंथ्स ही है। आई एम श्योर इट इज़ 18 मंथ्स। ठीक है, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड मतलब क्या? 18 मंथ्स के बाद ये क्या हो जाएगा? मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला इसमें देखो? whether money has been raised by the initial public offer including the debt instrument during the year applied for the purposes for which they are raised. ठीक है, for which they are raised, or whether the company has made any preferential allotment or private placement. अब प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है? प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है इंडिविजुअल बेसिस पे जो शेयर या सिक्योरिटीज इशू होता है। ठीक है, जो प्राइवेट पर्पजेस के लिए होता है, पर जो प्राइवेट कंपनीज होता है वो खुद इशू करता है, वो प्राइवेट प्लेसमेंट्स होता है। एक होता है जीडीआरस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। मेरे हिसाब से 41 था, सेक्शन 40 था अलॉटमेंट का, 41 था, 42 था जीडीआरस का, और 41 था किसका? 41 किसका था? सेक्शन 41 चेक इट। सेक्शन 41 किसका था? सेक्शन 41 चेक करो किसका है। तो सेक्शन 42 जो था वो जीडीआरस का था, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। तो ये जो तरीका है, ये जो चीज़ है ना, आईपीओज, एफपीओज और ये प्राइवेट प्लेसमेंट्स वगैरह जो भी है, ये शेयर इशू करने का तरीका है। तो ऑडिटर इसमें क्या चेक करेगा? ऑडिटर यही चेक करेगा कि तुम लोगों ने कैसे इशू किया, किसको इशू किया, किस प्राइस पे इशू किया, क्या लॉक इन पीरियड्स है, क्या क्या तरीका से तुम लोग इशू किया, वो सब चीज़ तुमको ऑडिटर कंपनी का रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद देखो फ्रॉड केस। फ्रॉड का पता है अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़ से ज़्यादा होना, 1 करोड़ तक है। 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करेगा? फ्रॉड में हमेशा 3 चीज़ें रिपोर्ट करना होता है ऑडिट में। क्या क्या? एक होगा नेचर, एक होगा अमाउंट, एक होगा नेचर, एक होगा अमाउंट, और एक्शन अगेंस्ट अ पार्टी। ठीक है, क्या क्या है? एक्शन अगेंस्ट अ पार्टीज, ये 3 चीज़। और हाँ, 41 जीडीआर है क्या? अच्छा, 40 अलॉटमेंट का होगा, और 42 नहीं पता। ठीक है, तो देखो अगर फ्रॉड का है तो तुमको ये अमाउंट देखना है, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है क्या। अगर फ्रॉड हुआ है तो तुमको क्या देखना है? क्या नेचर ऑफ फ्रॉड है, कितने अमाउंट का फ्रॉड है, और तुमने क्या एक्शन लिया। एक्शन लिया मतलब रिपोर्ट करने के बाद ऑडिटर ने जब बता दिया
किसको बताया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या ऑडिट कमेटी को या कंपनी को जो बताया, तो बताने के बाद जो कंपनी ने एक्शन लिया है वो तुमको इस पे बताना पड़ेगा, ये ऑडिटर को बताना है। तो 3 चीज़ हमेशा इसमें आएगा, ठीक है। देखो क्या बोला है, वेदर एनी फ्रॉड हैज़ बीन whether any fraud by the company has been noticed, reported during the offense, nature and the amount involved so should be indicated, or whether any report has been filed by the auditor in ADT 4 under Rule 13 of Companies Act, whether the auditor has considered the whistleblower complaints if any received during the year by the company. Whistleblower complaints मतलब क्या? जो कंपनी में कौन whistleblower कौन होता है? whistleblower कौन होता है? मुझे समझाया था whistleblower कौन होता है? एक ऐसा टीम होता है जो कंपनी का वेलफेयर के लिए होता है। वेलफेयर मतलब अब जैसे कि कोई गलत काम हो रहा है तो ऐसा एक डिपार्टमेंट बना दिया कंपनीज एक्ट कंपनीज में कि भाई जो भी गलत होता है तुम उस डिपार्टमेंट को जाके बोलो, वो रिपोर्ट करेगा कंपनी को। तो ऐसा कुछ कंप्लेंट्स आता है, उसको भी ऑडिटर क्या करेगा, अपना ऑडिट रिपोर्ट पे रिपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला, निधि कंपनी। ये निधि कंपनी का अलग फंडा है, कंपनीज रूल में है, इतना बात याद रखो। निधि कंपनी फॉर्म होता है सेविंग्स ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ये सिर्फ मेंबर्स के बीच के लिए ही होता है। जो मेंबर्स होता है ना आपस में, जो मेंबर्स है, मान लो तुम लोग 10 मेंबर्स है, वो सिर्फ 10 मेंबर्स के बाहर ही, उसके वो अंदर तक ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, उसके बाहर नहीं जा सकता। और इसका जो नेटवर्थ फंड होना चाहिए वो 10 करोड़ 10 लाख होना चाहिए मेरे हिसाब से, 10 लाख का है। इसका एक रेशियो है 1:20 का, कंपनी को ये रेशियो हमेशा मेंटेन करना है, 1:20 का रेशियो। ऑडिटर इसमें 2-3 बात रखेगा। एक क्या, निधि कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता, जो निधि कंपनी होता है ना वो कभी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकता। दूसरा चीज़, निधि कंपनी सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है, करंट अकाउंट कभी नहीं खोल सकता। सेविंग्स अकाउंट किसका, सिर्फ अपने मेंबर्स का, वो करंट अकाउंट कभी नहीं खोल सकता। ना वो पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता, ना वो चिट फंड वाला बिजनेस कर सकता, ना वो हाई परचेज कर सकता, ना वो लीजिंग का बिजनेस कर सकता। बोरोइंग्स लो, डिपॉजिट लो, एक्सेप्ट करो, बस वो सिर्फ अपने मेंबर्स के बारे में सोचेगा। वो चीज़ देखना है, ये रेशियो देखना है। क्या इसको, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, नेट ओन्ड फंड। नेट ओन्ड पब्लिक लिमिटेड है, निधि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होता है। निधि जो होता है वो पब्लिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड होता है, प्राइवेट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और निधि कंपनी अपना वर्ल्ड के आगे लिमिटेड लगा सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, समझ में। ये लॉ का पार्ट है, हम और ब्रीफ नहीं जा सकता, बहुत सारा प्रोविजंस है इसमें। बस हम बेसिक्स बात बताया कि निधि कंपनी अगर फॉर्म होता है तो 2 बात का लिख के आना। पहला क्या, नेटवर्थ फंड 1:20 का होना चाहिए। दूसरा, प्रेफरेंशियल इशू नहीं होना चाहिए। तीसरा, 10 लाख से जो तक होता है फंड वो 10 लाख तक का लिमिट में होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद में क्या क्या है, और क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हमेशा याद रखो, सेक्शन 188। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स जो होता है वो 188 वाला बात करता है। जो रिलेटेड आदमी के साथ होता है, एसोसिएटेड पार्टीज़ के साथ होता है, वो होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। 188 का रेफरेंस लिखना है इसमें। ऑडिट तुम क्या लिखेगा कि अगर ऑडिटर को लगता है कि सेक्शन 188 का प्रोविज़न है तो ठीक है, अगर वायलेशन हुआ है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला, इंटरनल ऑडिट डेट यू नो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स होता है, उसका लिमिट्स था इंटरनल ऑडिट का, था ना लिमिट्स 138 कुछ था ना, कि लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 100 करोड़ 200 करोड़ था ना, वो है। और नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स का मतलब क्या होता है, जो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होता, जो कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होता उसको बोला जाता है आर्म लेंथ प्राइस। क्या बोला जाता है उसको, आर्म लेंथ प्राइस, ALP, ALP, ठीक है, ALP। अच्छा, उसके बाद क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ कंपनी। ये क्या है बताओ, ये क्या है। अगर कोई कंपनी RBI में एक्ट है, जैसे कि NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो उसके बारे में, NBFCs। अच्छा, NBFCs क्या होता है पता है, NBFCs का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक क्या है, डिपॉजिट टेकिंग कंपनी। मतलब वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट लेता है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है,
क्या करता है, क्या होता है एनबीएफसी का काम? यस, इसमें एक अकाउंटेंट है, कौन सा? हाँ, यस, क्या नाम है इसका? ये जीना कौन है, जीना? भावनी जीना, ये कौन है? यस, आर यू देयर? हेलो? रंजित कुमार साहू? यस दिस भावनी जीना, आप हो क्या? यस सर, यस सर। अच्छा, मेरा एक सवाल बताओ, आप एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, वो डीप लोन देते हैं, अनसिक्योर्ड लोन जहाँ बैंक पहुंच नहीं सकता है, वहाँ पे वो लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? रूरल एरिया पे लोन देते हैं एनबीएफसी। हाँ, ओके। उनका एसेट साइज कितना होना चाहिए? और सर पता नहीं। अच्छा देखो, जो एनबीएफसीज होता है ना, उनका वो बोला गया है कि 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, 50% ऑफ द टोटल एसेट्स विद 50% ऑफ व्हाट इनकम, टोटल इनकम। अगर 50:50 का टेस्ट क्वालिफाई कर लिया तो वो क्या बनेगा? एनबीएफसी कंपनी बनेगा। 50 और 50 मतलब 50% एसेट्स भी होना चाहिए विद 50% इनकम। 50-50 का टेस्ट क्वालिफाई करना चाहिए एनबीएफसी को। जो एनबीएफसी होता है ना, उसको 50:50 का टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। 50% ऑफ एसेट इज ग्रेट वाट विद रिस्पेक्ट टू 50% ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, 50% ऑफ टोटल एसेट मतलब सारा टोटल एसेट्स आएगा। ठीक है, लाइबिलिटीज़ माइनस होगा। नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज अगर है वो भी माइनस चला जाएगा। नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं है, मतलब सिक्योरिटीज़ खरीदने का बेचने का ये सब काम नहीं करता। एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, माइनस हो जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी माइनस हो जाएगा। उसको बोला जाता है एनबीएफसी कंपनीज। अच्छा, एनबीएफसी कंपनीज का सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, 45IA। जो सेक्शन 45IA है ना, वो आरबीआई का एक एक्ट है जहाँ पे बोला गया है कि इसको रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, जब एनबीएफसी का ऑडिट होता है तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, पता है? सबसे पहले, अगर एनबीएफसी का ऑडिट करना है, सबसे पहले देखो क्या उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है या नहीं। अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया तो एप्लीकेशन तो फाइल किया होगा, तो वो एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर से चेक करो। नंबर 2 देखो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उसका, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट्स देखना है। नंबर 3, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम देखना है। और नंबर 4 क्या देखना है हम लोगों को? ये जनरल कंट्रोल्स है। नंबर 4 क्या देखना है हम लोगों को? एप्लीकेशन नंबर देख लिया, बिजनेस इंटरनल कंट्रोल्स देख लिया, रजिस्ट्रेशन देख लिया, और क्या देखेगा एनबीएफसीज में तुम लोग? क्या क्या देखेगा बताओ? क्या वो डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है या नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है? जो एनबीएफसी के क्लासिफिकेशंस होता है ना, दो सेंस पे होता है, एक होता है डिपॉजिट टेकिंग और एक होता है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट। अब नॉन डिपॉजिट में भी दो फंडा है, एक है सिस्टमेटिकली डिपॉजिट टेकिंग, नॉन सिस्टमेटिकली डिपॉजिट टेकिंग। जो एनबीएफसी होता है ना, वो दो फंडा में काम करता है, एक होता है डिपॉजिट लेना और एक होता है नॉन डिपॉजिट लेना। डिपॉजिट लेने का कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं है, वो तो चलेगा। लेकिन जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिस्टमैटिक डिपॉजिट और एक होता है नॉन सिस्टमैटिक डिपॉजिट। अच्छा, और एनबीएफसी का कौन कौन सा जो चीज़ है जिसको रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार नहीं है? जैसे कि वेंचर कैपिटल फंड, नाम सुना है वेंचर कैपिटल फंड के बारे में? वेंचर कैपिटल फंड मतलब क्या? जिसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन है, नया बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, नया गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, उसको बोला जाता है वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड हुआ, ये निधि कंपनी हुआ, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हुआ, चिट फंड्स वाला कंपनीज हुआ, इनको एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन में नहीं आता, इनको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई दरकार नहीं है, एक्सेप्शनल केसेस होता है। समझ में आया? ये एक पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर है, बस इतना बात याद रखो। निधि कंपनी एनबीएफसी से अगर आया है तो 50:50 का टेस्ट क्वालिफाई करना है, पहला चीज़। और उसका क्लासिफिकेशन, बेस लेयर, टॉप लेयर, मिडिल लेयर, लो लेयर, 4 लेयर्स होता है उसमें क्लासिफिकेशंस का। जो क्लासिफिकेशंस किया है ना एनबीएफसी में, वो एक होता है बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। टॉप लेयर हमेशा खाली, हमेशा खाली है। वो ऑडिट का ही चैप्टर है वो, निधि एनबीएफसी का। तो इतना हमको डिफ्ट नहीं जाना है, बस इतना बात याद रखो, निधि कंपनी का दो चीज़ याद रखो, 50-50% का टेस्ट क्वालिफाई करो और आरबीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लो, बस बात खत्म।
ठीक है, ये दो बात तुमको देखना है। और दूसरा चीज़ क्या है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, CIC। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होता है? कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो होता है जिसका एसेट साइड जो है 100 करोड़ से ज़्यादा है। CIC जो होता है ना, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज होता है जिसका एसेट मैनेजमेंट साइड, जो एसेट का साइज 100 करोड़ से या 100 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है। बस इतना बात याद रखो। अगर कोई CIC है, देखो अगर कोई CIC है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, अगर एक से ज़्यादा है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ऑडिटर को रिपोर्ट करना। फिर होता है कैश लॉसेस। कैश लॉसेस मतलब अगर कोई कैश लॉसेस हुआ है तो ऑडिटर को वो भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। कैश लॉसेस तो होता है, तो कैश लॉसेस PGBP में पड़ेगा, तुम लोग या पढ़ा होगा, PGBP में पढ़ा होगा, टैक्स में पढ़ा होगा। कैश लॉसेस जब हम लोग वो इनकम वो नेट प्रॉफिट से ऐड करता है तो कैश लॉसेस जो होता है वो डिसअलाउड होता है, वो डिसअलाउड होता है। ठीक है, वो कैश लॉसेस जो है PGBP का टैक्स का पार्ट है, वो हम लोग को इस पर अभी नहीं जाना है इस पर। और क्या बोला, अगर स्टेटूटरी ऑडिटर होगा तो रिज़ाइन करना होगा उसको, उसके बारे में भी करना है। फिर इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इन्फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का मतलब क्या? सीधा बैलेंस शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, सीधा बैलेंस शीट के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, और CSR, CSR एक्सपेंडिचर के बारे में क्या है? CSR के लिए बस दो बात याद रख लो, कॉर्पोरेट सोशल एक्सपेंडिचर होता है ये, और कंपनी को हमेशा 5% है, 5% था ना, 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। कितने साल का? 3 साल का। 3 साल है ना, 3 ईयर्स या 5 ईयर्स है? 5 ईयर्स ही था ना, मतलब 5 साल का या 3 साल का जो अपना नेट प्रॉफिट्स होता है उसका कुछ परसेंटेज खर्चा करना होता है CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। क्लैरिफाइड तुम, 5%, 3 साल है या 5 साल है? ठीक है, और क्या बोला है? व्हेन एनी अमाउंट इज रिमेनिंग अनस्पेंट अंडर, क्या हो गया? यू लॉस्ट योर नेटवर्क कनेक्शन। कॉल है मैं वो 3 साल है ना, कॉल है मंथ्स 2% है ना, यस। ओके ओके।